दिसंबर की वह रात हड्डियों को कपा देने वाली थी। कालका मेल अपनी पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। कोच B3 के अंदर का माहौल बाहर की ठंड से बिल्कुल अलग था। वहां यात्रियों की फुसफुसाहट, बच्चों के रोने की आवाज और सामान की खींचतान का शोर था। टीटी राजेश खन्ना अपनी काली वर्दी में रौब के साथ गलियारे से गुजर रहे थे। राजेश को रेलवे में 15 साल हो चुके थे और इन सालों ने उन्हें अनुशासन प्रिय तो बनाया ही था, साथ ही थोड़ा अहंकारी और चिड़चिड़ा भी कर दिया था। उन्हें लगता था कि हर यात्री चोर है जब तक कि वह टिकट न दिखा दे। तभी उनकी नजर गेट के पास वाली सीट पर बैठे एक शख्स पर पड़ी। वह व्यक्ति दिखने में बेहद साधारण था। उसने एक मटमैला कुर्ता पैजामा पहना था और उसके पैरों में फटी हुई हवाई चप्पल थी। उसके पास एक पुराना, धूल से भरा फौजी झोला रखा था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, जो शायद उम्र से ज्यादा थकावट और संघर्ष की निशानी थी। वह खिड़की के बाहर शून्य में ताक रहा था, जैसे उसका मन कहीं और हो। राजेश ने उसके पास जाकर जोर से सीट ठपठपाई। ए भाई, टिकट दिखाओ। वह व्यक्ति जैसे किसी गहरी सोच से जागा। उसने सकपकाते हुए राजेश की ओर देखा। जी साहब, अभी दिखाता हूं, उसने धीमी और भारी आवाज में कहा। उसने अपने कुर्ते की जेबों को टटोलना शुरू किया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। राजेश को लगा कि यह बिना टिकट का यात्री है जो अब बहाने बनाएगा। जल्दी करो, मेरे पास पूरी रात तुम्हारे लिए नहीं है, राजेश ने कड़क कर कहा। आसपास के यात्री भी अब उस गरीब दिखने वाले आदमी को शक की निगाहों से देखने लगे थे। वह व्यक्ति अपनी जेबों से कुछ कागजात निकाल रहा था, लेकिन शायद टिकट कहीं अंदर दब गया था। राजेश का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। देखो, तुम जैसे लोगों का रोज का नाटक है। गरीबी का ढोंग करते हो और ऐसी कोच में घुस जाते हो। चलो, खड़े हो जाओ और अपना ये कूड़ा कचरा जैसा बैग उठाओ। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर विनती की। साहब, मेरा यकीन मानिए, मैं बस टिकट ढूंढ रहा हूं। मैं बहुत दूर सरहद से आ रहा हूं, बहुत थक गया हूं। राजेश ने जोर से ठहाका लगाया। सरहद से? तुम शक्ल देखी है अपनी? जय, जेबक तरह लगते हो। अगली बार झूठ बोलना तो कम से कम कपड़े तो ढंग के पहन लेना। राजेश ने उसे अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उसके फौजी झोले को अपने जूते से ठोकर मारी, जिससे उसका कुछ सामान बाहर बिखर गया। यात्री मूक दर्शक बने तमाशा देख रहे थे। जब ट्रेन एक छोटे और सुनसान स्टेशन रामपुर पर रुकी तो राजेश ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ा और उसे लगभग घसीटते हुए गेट की तरफ ले गए। साहब, बाहर बहुत ठंड है, इस स्टेशन पर तो रोशनी भी नहीं है, मुझे जाने दीजिए, उसने आखिरी बार मिन्नत की। लेकिन राजेश पर अहंकार का पर्दा पड़ा था। उन्होंने उसे धक्का देकर प्लेटफॉर्म पर उतार दिया और उसका बैग उसके पीछे फेंक दिया। ट्रेन की सीटी बजी और वह आगे बढ़ गई। वह व्यक्ति अंधेरे प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और दुख था। ट्रेन को चले अभी 20 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। पूरी ट्रेन किसी खिलौने की तरह उछली और पटरियों से उतर गई। डिब्बे एक दूसरे के अंदर धंस गए। चीख पुकार और लोहे के टकराने की डरावनी आवाजें रात के सन्नाटे को चीरने लगी। राजेश जिस केबिन में थे, वहां की छत नीचे आ गिरी थी। बिजली कट चुकी थी और हर तरफ अंधेरा और जहरीला धुआं भरा था। राजेश का आधा शरीर मलबे के नीचे दबा था। उनके पैर में लोहे की एक नुकीली राड़ घुस गई थी और सिर से खून बह रहा था। बचाओ, कोई है। उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही घुट गई। उन्हें लगा कि आज उनकी जिंदगी का आखिरी सफर है। आसपास से लोगों की सिसकियां सुनाई दे रही थीं, लेकिन कोई किसी की मदद करने की हालत में नहीं था। तभी धुएं और आग की लपट्टों के बीच से एक परछाई उनकी तरफ आती दिखी। वह साया फुर्ती से मलबे को हटा रहा था। उसकी रफ्तार और ताकत किसी आम इंसान जैसी नहीं थी। वह व्यक्ति एक एक करके लोगों को बाहर निकाल रहा था। अंत में वह राजेश के पास पहुंचा। घबराइए मत, मैं आ गया हूं, हिम्मत रखिए। वहीं जानी पहचानी भारी आवाज गूंजी। वह वही व्यक्ति था जिसे राजेश ने धक्के मारकर उतारा था। वह स्टेशन से पटरी के सहारे मील भर दौड़कर दुर्घटना स्थल तक पहुंचा था। उस व्यक्ति ने अपनी जान जोखिम में डालकर भारी भरकम मलबे को अपने कंधों पर उठाया ताकि राजेश को निकाला जा सके।
राजेश के पैर से राड निकालते समय वह व्यक्ति खुद भी घायल हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक न थी। उसने अपनी मैली कमीज फाड़ी और राजेश के जख्म पर कसकर पट्टी बांधी ताकि खून रुक सके। जब वह राजेश को कंधे पर लाद कर बाहर सुरक्षित स्थान पर ले आया, तब तक वहां कुछ गांव वाले भी आ चुके थे। जैसे ही उसे जमीन पर लिटाया गया, उस व्यक्ति का पुराना झोला जो वह साथ लाया था फिर से खुल गया। इस बार राजेश की नजर उस सामान पर पड़ी जो उस बैग से गिरा था। वहां एक चमकदार सेना पदक था और एक पहचान पत्र था। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मेजर विक्रम सिंह, 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस। राजेश के होश उड़ गए। पैरा कमांडो, देश का वह योद्धा जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है। वह व्यक्ति कोई साधारण भिखारी या जेबा कतरा नहीं था, बल्कि देश का वह गौरव था जो गुप्त मिशन से लौट रहा था और जिसे अपनी वर्दी का दिखावा करना पसंद नहीं था। वह मेजर विक्रम सिंह थे, जिन्होंने कारगिल और कई सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लिया था। राजेश को अपनी वह सारी बातें याद आने लगी जो उन्होंने उस महान इंसान को कही थी। एम्बुलेंस और राहत दल पहुंच चुका था। मेजर विक्रम सिंह अभी भी आराम करने के बजाय अन्य घायलों की मदद कर रहे थे, हालांकि उनके खुद के हाथ जल चुके थे। राजेश ने खुद को घसीटते हुए मेजर के पास पहुंचाया। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह मेजर के पैरों के पास गिर पड़े। साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी वर्दी के घमंड में इतना अंधा हो गया था कि आपकी असली गरिमा देख ही नहीं पाया। मैंने आपको अपमानित किया, आपको गाड़ी से निकाला, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। मैं जीने के काबिल नहीं हूं। राजेश फफक फफक कर रो रहे थे। मेजर विक्रम ने झुककर राजेश को अपने मजबूत हाथों से उठाया और उनके आंसू पोंछे। मेजर ने शांत स्वर में कहा, खन्ना जी, एक सैनिक कभी बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि जान बचाने के लिए जीता है। आपने वही किया जो आपको सही लगा, और मैंने वही किया जो मुझे सिखाया गया है। बस याद रखिएगा, इंसान की पहचान उसकी हैसियत या कपड़ों से नहीं, उसके भीतर छिपे इंसानियत के जज्बे से होती है। आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, लेकिन उसमें दया का भाव जरूर रखिए। उस दिन के बाद राजेश खन्ना बदल गए। वे आज भी रेलवे में हैं, लेकिन अब वे यात्रियों के साथ कठोरता से नहीं, बल्कि सम्मान से पेश आते हैं। उन्होंने अपने ऑफिस में मेजर विक्रम की एक तस्वीर लगा रखी है, जो उन्हें हर पल याद दिलाती है कि असली ताकत अहंकार में नहीं, बल्कि सेवा और विनम्रता में होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।